गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे चुनाव आयोग के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम हमारी जो चुनाव पद्धति है उसके विभिन्न दोषों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने कुछ दोषों के बारे में अध्ययन किया। आज उसके आगे की कड़ी में देखेंगे कि और भी हमारे देश की जो भी इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनाव पद्धति है, उसमें क्या क्या दोष दिखाई देते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि हमारे देश में जो चुनाव संपन्न होते हैं वहाँ पर बाहुबल अर्थात मचल्स पावर, बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली मतदान, ये बहुत बड़ी समस्या के बनकर उभर रही है और तीव्र गति से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पहले क्या होता था कि हर एक राजनेता अपने पास कुछ ऐसे उपद्रवी बाहुबली लोगों को अपने पास रखता था जो अपने निहित संकीर्ण स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए इनका प्रयोग लेता था। लेकिन अब पिछले 2-3 दशकों से ये स्थिति में परिवर्तन आया कि जो अपराधी जगत के लोग थे, बाहुबली लोग थे, इन्होंने सोचा कि हम नेताओं के आगे पीछे क्यों घूमें, हम स्वयं क्यों ना नेता बन जाए। तो इन लोगों ने अब क्या किया कि हमारी चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होकर स्वयं चुनाव लड़कर हमारे देश की विधायी संस्थाओं में प्रवेश कर लिया इन लोगों ने। अब सोचो कि आप जो व्यक्ति केवल हिंसा, उपद्रव, अपराध की जो मनोवृत्ति हो वो हमारी विधायी संस्थाओं में बैठकर क्या कभी अच्छे विचार से क्या हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को वो सरोकार करके कोई अच्छा काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे लोगों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे क्या करें, बहुत बड़ी समस्या है। यही नहीं, मतदान केंद्रों पे कब्जा कर लेते, फर्जी मतदान करते, कैसे क्या करें, बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आप देखिए, लाख कोशिश करने के बाद भी चुनाव आयोग इस समस्या पर पूरी तरह से निजात नहीं पा रहा है। पिछले अपन देखते हैं 1971-80 से 90 के दशकों में ये बुराई तीव्र गति से बढ़ती गई। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति अपन को बिहार राज्य में दिखाई देती थी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य देश के राज्यों में भी कहीं कहीं हमें अलग अलग प्रकार से ये ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। चिंताजनक बात ये देखने को आई है कि चुनावी हिंसा की आग आमतौर पर शांत समझे वाले दक्षिण में भी फैल गई है। दक्षिण के क्षेत्रों में आज तक जो भी चुनाव संपन्न होते थे शांतिपूर्व होते थे, किसी प्रकार की ऐसी कोई हिंसा दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब दक्षिण के राज्य भी इसे अछूते नहीं, वहाँ भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग धन की बढ़ती हुई भूमिका की तुलना में अधिक चिंताजनक स्थिति है कि इस स्थिति को रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने जरूरी हैं। अगर नहीं रोका तो फिर हमारा लोकतंत्र बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा और आम आदमी कभी, सामान्य व्यक्ति, सामान्य जन कभी भी चुनाव लड़ने में कभी सक्षम हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए एक सपना बनकर ही सपना रह जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये लोग जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, जो भी मतदाता है उनको डराते धमकाते हैं, उनको चुनाव मतदान केंद्र तक पहुँचने से पहले उसका किडनैप कर लेते हैं, उसको मारने की धमकी दी जाती है, उसको हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के खिलाफ धमकी दी जाती है। इस प्रकार के न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाकर ये आम मतदाताओं में, आम नागरिकों में खौफ पैदा करते हैं। अगर आपने मेरे खिलाफ मतदान किया तो आपको आपको आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और यही नहीं, आप देखेंगे मतदान केंद्र, अगर उनको लगता है कि इस मतदान केंद्र पर हमारे खिलाफ मतदान हो रहा है, यहाँ पर हमारे विपक्षी व्यक्ति को, उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये जो बाहुबली लोग होते हैं ये अपने गुंडे तथाकथित भेजकर उन मतदान केंद्रों पे कब्जा कर लेते हैं और सभी जो भी मतदाता हैं उनके बिना पूछे, बिना कुछ पता हुए सभी मत उनके पक्ष में एक साथ करवा दिए जाते हैं। जो भी मतदान की पेटी होती है, बैलेट पेपर होते हैं, उनके स्वयं ही बैलेट पेपर लेके उनको थप्पे लगाकर मतदान पेटी में डाल दिए जाते हैं किसी एक व्यक्ति के पक्ष में। कई बार फर्जी मतदान हो रहे हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरा वोट तो कोई और दे के चला गया, मैं तो यूँ लाइन में खड़ा हूँ लेकिन मेरा वोट तो कोई और दे के चला गया। तो ये भी हो रहे हैं। तो इन सब प्रवृत्तियों पर रोक लगना जरूरी है, नहीं तो हमारे देश में
लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या करें, कैसे क्या करें। तो फिर भी हमारी सरकार ने और हमारे चुनाव आयोग ने इस संबंध में कुछ प्रयत्न किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, क्योंकि चुनाव आयोग खुद डिसाइड करता है संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र, तो जो भी इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय पुलिस के स्थान पर, क्योंकि देखो स्थानीय पुलिस होती है वो प्राय इन बाहुबलियों की जान पहचान होती है, तो इसलिए सख्त कदम नहीं उठा पाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसे स्थानों पर स्थानीय पुलिस के स्थान पर अर्धसैनिक बल, जो हमारे BSF है, CRPF है, ITBP है, या जो भी रीजनल जो भी कंपनीज होती हैं सेना की, वहाँ से ये तैनात किए जाते हैं और स्थिति से निपटने के लिए समस्त आवश्यक अधिकार उनको दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि किसी भी प्रकार की हिंसा उद्योग फैले तो आप उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जान पहचान होती नहीं, तो वो भी थोड़े एक दायरे में रहते हैं, सीमित रहते हैं। अगला ये है कि मतदान रोकने के लिए जो फर्जी मतदान यानी जाली मतदान होता है, उसको रोकने के लिए सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र देने की प्रक्रिया 1913 में प्रारंभ की थी। TN शेषन जो हमारे चुनाव आयुक्त थे उनके ज़माने से, तो देश के एक बड़े भाग में इस प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया है। आप देखेंगे 2001 के बाद तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो भी हुए, तो उनमें मतदाताओं के लिए कोई ना कोई पहचान पत्र, चाहे चुनाव आयोग का पहचान पत्र हो या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सबके लिए उसमें अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये सब सिस्टम लागू करने से जो भी जाली मतदान करते हैं या जो फर्जी मतदान, उस पर काफ़ी कुछ सीमित रोक लगी। अगला अपन देखते हैं 2003 में विधानसभा चुनाव और 2004 से लोकसभा चुनाव में मतपत्रों को चिन्हित करने के स्थान पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतदान किया गया। तो इससे जो जिस प्रकार से मत पेटी होती थी और जो मतपत्र होते थे, वो समस्या खत्म हो गई। अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही व्यक्ति, अब जो मतदाता है वो अपना वोट कर सकता है। तो इन मशीनों का प्रयोग और पहचान पत्र के अनिवार्यता के कारण काफ़ी फर्जी मतदान पर रोक भी लगी है। ठीक है, एहतियात तौर पर 2 दिन के लिए समस्त चुनाव क्षेत्रों को आग्नेय अस्त्रों और हथियारों लाने ले जाने पर प्रतिबंध और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, ताकि इस प्रकार की कोई गतिविधि संपन्न नहीं करें। तथा इस संबंध में ये भी सुझाव दिया जाता रहा है कि फर्जी मतदान और चुनाव धांधलियों की स्थिति में पूरे निर्वाचन क्षेत्रों को मतदान रद्द करके अधिक कठोर व्यवस्था करके पूरे चुनाव क्षेत्र का पुनर्मतदान करवाया जाना चाहिए। अगर ये चुनाव आयोग को लगे कि इस क्षेत्र विशेष में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फर्जी मतदान हुआ है, यहाँ पे चुनाव धांधलियाँ हुई हैं, तो उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाता है और अति कठोर व्यवस्था के नियंत्रण में पूरे चुनाव क्षेत्र का पुनर्मतदान करवाया जाता है। तो इससे काफ़ी कुछ ये जो भी बाहुबली लोग हैं उनको पता लगे कि हाँ, कि हमारे द्वारा जिस प्रकार का प्रयोग किया जाता है ऐसा बस चल नहीं सकता। और ऐसा हुआ भी है हमारे देश में। देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे जब इस प्रकार के फर्जी मतदान और ये हुए तो हमारे चुनाव आयोग ने वहाँ पर पुनर्मतदान भी करवाए। ठीक है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जाली मतदान को भ्रष्टाचार घोषित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सके। निर्वाचन कानून में ऐसा संशोधन करना भी जरूरी है जिसके फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के लिए जाली मतदान में संलग्न व्यक्तियों को पुलिस को सौंपा जाए तथा थाने में आवश्यक शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बहुत बड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी जरूरी है। तथा ये भी ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हिंसा, बाहुबल की शक्ति और भ्रष्ट साधन अपनाए जाने के आधार पर चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएं और संबंधित अदालतों के लिए 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि उन पर निर्णय करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार के जो भी सजा का प्रावधान है तुरंत प्रभाव से उनको मिले, ताकि और भी समाज में इस प्रकार का प्रेरित न हो। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोषी पाए गए व्यक्ति पर 10 वर्ष या उससे भी अधिक अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, जिससे और भी समाज में इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, और जिस किसी सरकारी कर्मचारी पर अपराधी के साथ सहयोग करने और कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतने का आरोप सिद्ध हो, उसके विरुद्ध भी तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इन आधार पर इस समस्या का जो हिंसा का प्रयोग और मतदान केंद्रों पर कब्जा या जाली मतदान होते हैं, काफ़ी सीमा तक एक प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी जो चुनौती बनती है, समस्या है या दोष के रूप में देखा जाए, वो है चुनाव में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी और परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण। देखेंगे कि समस्त चुनाव व्यवस्था
और भारतीय राजनीति के एक अत्यंत गंभीर दोष संसद और राज्य की विधानसभाओं में अपराधी तत्वों का प्रवेश, जिन पर जघन्य अपराध, बलात्कार, हत्या, डकैती, किडनैप, ऐसे कुछ जो गंभीर चार्ज लगे हुए हैं, ऐसे लोग आज हमारे संसद में और राज्य के विधानमंडलों में बैठे हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों को प्रवेश, और ये लगभग पिछले 3-4 दशक से प्रारंभ हुआ और समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे कि अपराधियों का राजनीति में प्रवेश और राजनीति का अपराधीकरण बहुत ही गंभीर विषय बनकर हमारी समस्या के सामने, मतलब प्रमुख चुनौती बनकर उभर रहा है। सभी राजनीतिक दलों में राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन व्यवहार में आप देखते हैं कि 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में देखें तो विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करते समय उम्मीदवार की जीत की संभावना और इस दृष्टि से समस्त साधनों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल में अपराधियों के नाम अपना उम्मीदवार बनाने में किसी ने परहेज नहीं किया। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये व्यक्ति जीत सकता है, चुनाव में विजय दिला सकता है, वो उसकी पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी हो। तो आप सोचेंगे कि इस प्रकार के अपराधी जगत के जब हमारे विधायी संस्थाओं में प्रवेश कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक विचारणीय, बहुत सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका अवमूल्यन करने पर ये तुले होंगे और कभी भी ये हमारी संवैधानिक भावना के अनुरूप अपना काम नहीं कर सकते। अपराधियों की विदेश संस्थाओं में प्रवेश को रोकने के लिए उद्देश्य से आप देखेंगे कि 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। चुनावों में सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र भरते समय अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, वित्तीय दायित्व, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त जानकारियां शपथ पत्र पर देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य के लिए किया गया एक उपाय है, लेकिन यह उपाय प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। आप देखेंगे 2003 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि जब भी चुनाव हैं, चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय ये भी देखेंगे कि आप पर किस किस प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि में केस लगे हुए हैं, आपकी क्या संपत्ति है, आपके क्या वित्तीय लेन देन है, आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, सब कुछ उसमें डिटेल लिखो ताकि जनता जाने कि आप क्या हो। ठीक है, और ये एक मकसद यही था कि भाई इन अपराधिक जगत को रोका जाए। ठीक है, फिर भी अपन देखते हैं कि पिछली 2-3 लोकसभा चुनाव में इतना होते हुए भी लोकसभा और विधानसभा में इन अपराधिक जगत के लोगों ने प्रवेश ले लिया और मंत्री के पद पर आज भी वो आसीन है। और इस पृष्ठभूमि में अपराधी तत्व, माफिया, हिस्ट्री चीटर चुनावों में उम्मीदवार न बन सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन करके पूरी पक्की कानून व्यवस्था करनी और भी जरूरी होगी। और इस संबंध में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का सुझाव था कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया से आपराधिक मामलों में लिप्त होने का मामला बनता है तो उनके लिए 5 वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने से बिल्कुल वंचित कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस पर अमल हो नहीं पाया है। मुख्य चुनाव आयोग के सुझाव को सर्वदलीय बैठक में अस्वीकार कर लिया गया, क्योंकि ऐसा मानना किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन या मूल अधिकारों के खिलाफ हो सकता था। लेकिन इस गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सुझाव बिल्कुल उचित है तथा ऐसे सुझावों पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधी तत्वों को प्रवेश पर कठोर और प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए कानूनी प्रावधानों के साथ साथ सभी संबद्ध पक्षों को आवश्यक मनोबल जुटाना होगा। आपराधिक तत्वों न केवल प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश वरन आवश्यक राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करने पर भी रोक लगाई जानी जरूरी है। राजनीतिक दलों के आचरण संहिता होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की खुद स्वयं की एक कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, आचरण संहिता होनी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल स्थानीय स्तर पर जाने माने अपराधी तत्वों को अपने दल की सदस्यता प्रदान करता है तो चुनाव आयोग द्वारा उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया जाना चाहिए। आपराधिक तत्व जब राजनीतिक कार्यकर्ता का बेच प्राप्त कर लेते हैं और समस्त व्यवस्था विकृति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानकारी साबित होता है। अगली समस्या है निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या। देखिए, अब तक के सभी चुनावों में एक समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या पैदा करनी थी। अब जिन व्यक्तियों को यह तो टिकट की दावेदारी जताते, टिकट मिल नहीं पाता है, तो फिर क्या करेंगे? जिस पार्टी से दावेदारी जता रहे थे उस पार्टी का जो कैंडिडेट्स को मिला है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो वो निर्दलीय अपना फॉर्म भर लेते हैं, नामांकन पत्र दाखिल कर लेते हैं और ये पार्टी को जताते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ।
तो इस प्रकार से कई हैं और कई लोग राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर, कुछ धन प्राप्ति के स्वार्थ में केंद्रित होकर अपना जो नामांकन पत्र दाखिल कर लेते हैं। अब आप सोचो किसी क्षेत्र विशेष में इतने सारे उम्मीदवार हो तो इनका चुनाव व्यवस्था करवाना, चुनाव करना बहुत ही कठिनाई भरा काम हो जाता है। ठीक है, तो निर्दलीय संख्या ऐसा नहीं है कि सीमित है, बहुत हर चुनाव व्यवस्था देखते हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है और बड़ी संख्या होने की वजह से चुनाव व्यवस्था संपन्न करने में बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती है और चुनाव के समस्त जो चुनाव है उसका दृश्य धुंधला भी कर देते हैं। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवारों को मखौल के रूप में चुनाव लड़ते हैं। कई बार प्रमुख उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं। कुछ तो ऐसे बन जाते हैं कि अगर मैंने फॉर्म भरा, नामांकन पत्र दाखिल किया तो मुझे जो बड़ी पार्टी के नेता है कुछ पैसे देंगे तो मैं फॉर्म वापस खींच लूँगा, धन प्राप्ति करने के लिए भी उम्मीदवार बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव में उम्मीदवार बनना बहुत बड़ी समस्या और सरकार का अतिरिक्त धन व्यय भी होता है। अगला है चुनाव याचिकाओं। देखिए, जो भी चुनाव याचिका हैं इनमें बहुत अधिक खर्च होता है तथा विवादों का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा चिंतनीय है। जब तक याचिका पर निर्णय होता है तब तक तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और विवादग्रस्त व्यक्ति लगभग पूरे काल तक अपने पद पर बना रहता है। चुनाव याचिकाओं पर शीघ्रता के साथ निर्णय की स्थिति को अपनाना बहुत जरूरी है। इसके संबंध में कानून बनाकर 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष के अंदर चुनाव याचिकाओं पर निर्णय करना अनिवार्य करना जरूरी है। ठीक है, तो चुनाव याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, जब भ्रष्ट साधनों को अपनाकर विजयी बने सदस्यों का चुनाव और चुनाव के बाद शीघ्र ही अवैध घोषित होते देखा जाएगा तो चुनाव में भ्रष्ट साधन अपनाने वालों को कुछ न कुछ रोक लगाई जा सकती है। अगली जो समस्या है वो ये है कि मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियाँ होती हैं। आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तथा इसके पूर्व भी जो कुछ चुनाव हुए उनमें ये बात देखी गई कि मतदाता सूची है उनमें बहुत बड़ी भारी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता जो लंबे समय से एक ही स्थान पर रह रहे हैं उनके नाम मतदाता सूचियों से गायब हैं और दूसरी ओर मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में भी ऐसे नाम हैं जिनका मतदाता सूची में बतलाए गए स्थान से कोई अता पता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करने, उन्हें संशोधित करने में आदि समस्त कार्य आवश्यक रूप से सतर्कता नहीं बरती जा रही है। राज्य सरकारों के निर्देश देकर उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करके इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था चुनाव आयोग है उसको ही करना होता है। तो ये भी थोड़ा व्यवस्थित अगर किया जाए तो इसमें ये समस्या निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा एक दोष ये भी देखा जाता है कि जो चुनाव होते हैं तो बहुत ही अत्यधिक लंबा चुनाव कार्यक्रम होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती रहती है। आप देखेंगे कि चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी या लंबे समय तक चलती रहती है। जैसे हमारे जो भी 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी मतलब लोकसभा के जो चुनाव हुए, इन सभी लोकसभा के जो चुनाव हुए तो वो काफ़ी मतलब 8-8, 9-9 चरण होते हैं, उनमें वो संपन्न हुए। तो एक लंबा वक्त लगता है। और अब ये जो लंबे चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया, इसके तर्क ये दिया जाता है कि चुनावी हिंसा और चुनावी धांधलियों पर रोक लगाने के लिए अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होती है और अर्धसैनिक बलों के अपर्याप्त के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। और चुनाव के नाम पर लगभग 3 महीने तक समस्त शासन व्यवस्था को पंगु बनाने का न तो को औचित्य है और न ही इस बात समस्त राज्य व्यवस्था के हित में है। अतः सुझाव ये है कि चुनाव आयोग द्वारा समस्त भारत में या 1 या 2 चरणों में चुनाव करवा के समस्त चुनाव प्रक्रिया को लगभग 40 दिन या अधिक या 45 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए। चुनावी धांधलियों और चुनावी हिंसा को रोकना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए। इस प्राथमिकता को बनाए रखते हुए उपयुक्त सुझाव पूरी गंभीरता से विचार और आवश्यक प्रयत्न किए जाकर ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाना चाहिए। तो ये जो कुछ चुनौतियाँ थी, दोष थे, जो समस्याएँ थी जिनसे हम रूबरू हुए, ये देखा और साथ ही साथ सुझाव भी दिए कि इन समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है और हमारे इस भारत जो इस लोकतांत्रिक प्रणाली जिसमें जो भी समस्याएं और दोष बनकर उभर रहे उनका निदान समय रहते संभव हो जाए और एक स्वच्छ लोकतंत्र प्रणाली, एक निष्पक्ष
तरीके से चुनाव संपन्न हो और आम भारतीय नागरिक अपने मन की इच्छा के अनुरूप, अपने विवेक के अनुसार जिस व्यक्ति को चुनना चाहे उसी के अनुरूप वो व्यक्ति को चुनकर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखें और अपने जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए इसका उपभोग कर सकें।